नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के एक ऐसे फैसले पर जिसकी बहुत दिनों से भली दरकार ना हो, लेकिन बहुत मौजूद फैसला है और एक तरह से कह सकते हैं कि जो गुड गवर्नेंस है, गवर्नेंस की जो अकाउंटेबिलिटी है, उसकी तरफ ले जाने वाला है। हालांकि नया फैसला नहीं है, पहले सरकार ने अलग अलग महकमे बनाए, अब डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अलग अलग महकमों को एक करने जा रही है। उसमें एक बड़ा फैसला है, मध्य प्रदेश में हेल्थ यानी स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा को एक विभाग कर दिया है। पहले पब्लिक हेल्थ अलग था और मेडिकल एजुकेशन अलग था। दोनों के मामले में बड़ी विचित्र स्थिति थी। कई बार जो मेडिकल कॉलेज हैं वो संबद्ध होते हैं अस्पतालों से। अस्पताल का महकमा अलग है और मेडिकल कॉलेज का महकमा अलग है। मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने वाले चिकित्सक अस्पताल में आके काम करते हैं और वो अस्पताल किसी और मंत्री के अंडर में होता है, तो ये थोड़ी सी विसंगति थी। हालांकि ये जब फैसला हुआ होगा जिस काल में, उस समय कुछ सुधार के लिहाज से किया था, लेकिन तजुर्बा ये कहता है कि ऐसा करके सरकार ने अच्छा किया कि दोनों विभाग को एक कर दिया। अब विभाग की जिम्मेदारी तय हो जाएगी कि अगर अस्पताल में गड़बड़ी है तो मंत्री एक है और चिकित्सा शिक्षा में गड़बड़ी है तब मंत्री एक है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि अगर स्कूल शिक्षा विभाग अलग है और उच्च शिक्षा अलग है, तो फिर लोग इस पर बात करते हैं कि अगर बुनियाद कमज़ोर है, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे कमज़ोर हैं, तो कॉलेज में हम उनको अल्फ़ाबेट नहीं सिखाएंगे और एक तरह से व्याकरण नहीं सिखाएंगे, यानी ना तो हिंदी सिखाएंगे, ना अंग्रेजी और ना मैथ्स। अगर बुनियाद ठीक है, मिडिल क्लास तक के स्कूल अच्छे हैं, पढ़ाई अच्छी हो रही है, तो फिर ये माना जाएगा कि वो जो बच्चा निकलेगा 12th पास करके वो कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करेगा। तो स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा, इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि ये शिक्षा का विभाग एक हो जाए। ऐसे बहुत से महकमे जिस पर हम बात करेंगे कि आखिर मंत्री तो 34 बनते हैं लेकिन विभाग 55 है, 54 है, 55 है, लेकिन ये ज़्यादा महकमे सरकार के लिए मुसीबत है। गुड गवर्नेंस की राह में रोड़े हैं क्या है, इस पर विस्तार से बात चर्चा के लिए मौजूद है स्टूडियो हमारे साथ मध्य प्रदेश के उन अधिकारियों में शामिल जो ग्राउंड जीरो पर काम करते हैं, महामंत्री हैं राजपत्रित अधिकारी संघ के भूपेश गुप्ता जी। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ेंगे ग्रामीण और कस्बाई पत्रकारिता के वरिष्ठ पत्रकार श्री रघुवर दयाल गोहिया जी, और स्काइप पर मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार साथी डॉक्टर राहुल रंजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत भूपेश जी आपके साथ। ये मामला ऐसा है जो एकेडमिक भी है और पब्लिक वेलफेयर से भी जुड़ा हुआ है। अगर विभाग ठीक है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स है, तो फिर उसका परफॉर्मेंस ठीक होगा और उसका असर सीधा जनता पर होगा, जनता को गुड गवर्नेंस मिलेगी। और अगर वो नहीं है तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स होगी। आपकी राय, मोहन यादव की सरकार ने जो फैसला किया है वो कितना अच्छा है और इसे और कितना आगे तक लेके जाने की ज़रूरत है? गुप्ता जी। राघवेंद्र जी, मैं समझता हूँ कि ये सरकार का एक बड़ा फैसला है और स्वागत योग्य फैसला इसलिए है क्योंकि जो दोनों डिपार्टमेंट्स थे, एजुकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये दोनों एक तरह से कोरिलेट करते हैं। और मध्य प्रदेश की करीब 8 करोड़ की आबादी जिस तरह से सरकार पर डिपेंडेड है हेल्थ को लेकर, उसमें इन दोनों की जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, भूमिका एक होगी, एक डिपार्टमेंट के रूप में काम करेंगे, तो अंतिम जो लक्ष्य है आम आदमी का उपचार या आम आदमी तक स्वास्थ्य सेवाएं, वो ज़्यादा अच्छे से जाएंगी। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे होंगे भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर बहुत तेज़ी से मेडिकल कॉलेज पे बहुत काम कर रहे हैं। पहले 6-7 मेडिकल कॉलेज होते थे, या प्राइवेट और गवर्नमेंट के मिला के इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आने वाले समय में हम देखेंगे कि हर दूसरे ज़िले के भीतर एक मेडिकल कॉलेज होगा जी। तो इस तरह ये कोऑर्डिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा निर्णय है, सराहनीय निर्णय है। और इस तरह का जो प्रशासनिक सुधार है ये बहुत दिनों से अपेक्षित था, सरकार ने निर्णय लिया है, इसका स्वागत होना चाहिए। तो इसके साथ साथ ये सुधार का जो रास्ता है वो भले ही धीरे धीरे चले, हिचकोले खाता हुआ, कभी एक महकमा हो ठीक, कभी 2 महकमे ठीक हो। हम नहीं कहते कि इसको एकदम हाईवे पर ले जाए और बहुत तेज़ी से एकदम से सारे विभागों को मर्ज कर दिया जाए। जैसे हमने बात की स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा की, ऐसे हमने चर्चा की इस बात की कि स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा ये एक होना चाहिए। फिर आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और जनजाति, इसके अलावा और बहुत से महकमे हैं, ग्रामीण विकास और पंचायत,
तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बताती है कि अगर सरकार इस पर काम करेगी, परिवहन के साथ गृह जोड़ दिया जाए, गृह परिवहन दोनों बिल्कुल ठीक है। काफ़ी मिलते जुलते जिनकी जिम्मेदारी होती है। परिवहन का मतलब जो आरटीओ होते हैं, जो सड़क पर फिटनेस की बात होती है, जहाँ आरटीओ महकमा काम करता है, गृह विभाग अलग है, परिवहन अलग है। तो ये बहुत सारी बातें जिस पर सरकार तेज़ी से फैसले ना करे, लेकिन सोच समझकर किस किस महकमे को करना है, अगले 2-4-6 महीने में, साल भर में ऐसी बहुत सारी विसंगतियाँ दूर कर सकते हैं, जो एक तरह से अच्छी सरकार की तरफ, जो बीजेपी का नारा भी है कि स्वराज के बाद अब सुराज की तरफ, गुड गवर्नेंस की तरफ, ये नज़र आना चाहिए। हमारे साथ डॉक्टर राहुल रंजन है। राहुल जी, आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, इसके नतीजे अच्छे आएंगे ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो फिर बाकी जो महकमे हैं उन पर भी विचार करने की ज़रूरत है, उनमें भी बंटवारे करने के बजाय उसको एक तरह से सेंट्रलाइज कर दिया जाए, ताकि जिम्मेदारी भी कलेक्टिव हो जाए। आपकी राय? नहीं रघु जी, क्या था कि पहले एक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था चली थी कि लोगों को काम बांटा जाए, इससे कुछ व्यवस्थाएं सुधरेगी। लेकिन कई वर्षों में ऐसा देखने को मिला है कि ये राजनीतिक बन गया कि आप विकेंद्रीकरण करते हो, मतलब सत्ता का करो, विभागों का करो, सब जगह हम करते रहे, लेकिन इसका कोई लाभ विशेष मिला नहीं। जैसे स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, मेडिकल चिकित्सा, मेडिकल हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल अलग, चिकित्सा अलग, स्कूल वाले अलग हो गए, महाविद्यालय अलग हो गए। तो आप ये देखिए, आयुष एक अलग चलता है, हेम्योपैथी अलग चल गया। तो ये सारी चीजों को यदि आप एक जगह इकट्ठा करते हो तो फिर आपको कोऑर्डिनेशन में भी दिक्कत नहीं आएगी और काम करने में भी सुविधा होगी और लोगों को लाभ भी मिलेगा। अब जिस तरीके से आप चर्चा करेंगे स्कूल शिक्षा और महाविद्यालयीन शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये दोनों के दोनों विभाग ऐसे हैं कि दोनों को यदि मर्ज कर दिया जाए तो आप नीचे से यदि सुधार करने की चेष्टा करोगे तो महाविद्यालय तक आकर के आप सुधार कर सकते हो। तो मेरा अनुभव अभी राघवेंद्र जी आपको बताएं कि अभी जो पीजी में या फिर ग्रेजुएशन में जो बच्चे आ रहे हैं उनको हिंदी लिखना नहीं आ रही, तो आप इसको दोष किसका मानेंगे आप? ये तो मतलब 12th तक की जो पढ़ाई की है, जिन्होंने या 10वीं तक जो पढ़ के आए, तो उनको ना हिंदी आ रही है ना अंग्रेजी आ रही है। तो अब आगे का जो एजुकेशन है, आगे की जो शिक्षा है, जो उच्च शिक्षा पे हम केंद्रित हैं, जब आपको भाषाई ज्ञान नहीं होगा, आपको मूल विषयों का ज्ञान नहीं होगा, तो हम आपको आगे कैसे पढ़ा पाए? तो बुनियाद सुधारने की जरूरत है कि आप नीचे से बुनियाद सुधारिए। उसी तरीके से यह है कि आप चिकित्सालय कैसे चलेगा? मेडिकल शिक्षा के साथ में मेडिकल चिकित्सालय, मतलब चिकित्सालय जुड़े हुए, एक थ्योरी पढ़ाता है, दूसरा प्रैक्टिकल कराता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल को आपने बांट दिया कि पढ़ाई कहीं और होगी, चिकित्सा कहीं और होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि दो लोगों के बीच में या दो मंत्रियों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता, विभाग के अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाता। ऐसे में स्थितियां विकट हो जाती हैं और हम कहीं के भी नहीं रहते, मतलब चाहे शिक्षा का हो या चिकित्सा का हो या किसी भी तरह की इस तरीके, जैसे सिंचाई विभाग हो गया, पीडब्ल्यूडी हो गया, पर्यटन हो गया, संस्कृति हो गया, आपने ऐसा ऐसा बांट के रखा है। सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए विभाग हैं और जहां कोऑर्डिनेशन के साथ में काम हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये प्रयोग जरूर हुआ है, लेकिन अच्छा प्रयोग है और अच्छी चीज है ये कि दो चीजों को आपने मर्ज कर दिया। अब एक व्यक्ति होगा, जिम्मेदारियां तय होंगी, आपके कर्तव्य भी तय होंगे और आप जवाबदेही आपकी जब तय होती है तो आप काम भी करते हो। दूसरी चीज सरकार की ओर आप देखिए क्या होता है कि एक ही विभाग में एक स्वतंत्र विभाग का मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, राज्य मंत्री है, मतलब एक ही विभाग को संभालने के लिए 2 मंत्री या 3 मंत्री हो जाते हैं उपलब्ध। अब तीनों का खर्चा, तीनों में आपस लड़ाई अलग होती है कि अधिकारों की लड़ाई होती है, ट्रांसफर, नियुक्तियां, सारी तमाम चीजें। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप एक सिंगल पे काम करते हो, और जैसे सबसे चला था ना कि राहुल जी, सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की होती है, आपके लिए जवाबदेह है, राहुल जी, एक ही आदमी आपको सुनेगा और एक ही आदमी व्यवस्थाएं देगा। तो इस तरीके के यदि आपने प्रयोग किया है तो ये वाकई में बहुत अच्छा है और इसकी सराहना करना चाहिए और इस तरीके के भविष्य में भी आपको ये तय करके धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। और मैं समझता हूँ स्कूल शिक्षा और आपको महाविद्यालय उच्च शिक्षा, इन दोनों को तो वाकई में मर्ज कर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चाहे किसी भी प्रदेश हो या देश की, ये बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। यहाँ से यदि आप अच्छे बच्चे निकाल दोगे तो महाविद्यालयों से अच्छे बच्चे चले जाएंगे और वहां जाकर के आपको थोड़ी सार्थकता दिखाई देगी। अभी दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। दूसरी चीज एक और मैं कहना चाहूंगा कि बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से ये प्रयोग शिक्षा में चल रहा है
कि आप एक शिक्षा में जो लोग पुराने लोग बैठे हुए हैं, जो रेगुलर फैकल्टियां हैं, जो रेगुलर काम कर रहे हैं, उनकी तुलना में आपने जो शिक्षा कर्मी, शिक्षक सेवक या फिर, तो ये जो आपने किया है, इससे शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है, बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर राहुल भी जी, खत्म हो रही है, क्योंकि एकदम ये जी सही बात है आप जो कह रहे हैं। मेरा कहना इसमें ये भी है कि इसमें जो है लाइबिलिटीज की हम बात कर रहे थे कि अब इसमें काम चोरी नहीं हो पाएगी। मेडिकल एजुकेशन वाले नहीं कह सकते कि अस्पताल में गड़बड़ी थी, हमारी गलती नहीं थी। अस्पताल वाले नहीं कह सकते कि साहब मेडिकल कॉलेज के जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, जो बच्चे आप पढ़ के आते हैं एमबीबीएस के या एमडी जो कर रहे हैं, उनकी लापरवाही है। तो जिम्मेदारियां फिक्स हो जाएंगी। और जो हमने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि अब जिस तरह से मंत्रिमंडल में सदस्यों की संख्या तय हो गई है, सीमित हो गई है, उस लिहाज से 34 मंत्री हो सकते हैं और महक में 50 से ऊपर हैं। तो जाहिर है कि अगर विभागों को मर्ज कर देंगे, जिम्मेदारी फिक्स हो जाएगी, काम चोरी बच जाएगी, लोग एक दूसरे पर टाल मटोल नहीं कर सकते। तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। कभी हमने शुरुआत में कहा था कि इसके लाभ के लिए बंटवारे किए थे, लेकिन अब जरूरत इस बात की है कि इन सबको मर्ज करके एक जिम्मेदारी फिक्स हो। चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले इस पूरे मसले पर सरकार की तरफ से वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कुछ कहा है, उनको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनते हैं कैलाश जी को। विभाग और लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अलग अलग थे। आज दोनों ही विभागों को एक कर दिया गया है, जिससे कि इफिशिएंसी बढ़े। नहीं तो हमेशा दोनों विभागों के बीच में फाइलों का आदान प्रदान होने से काफ़ी समय लगता था। वे दोनों विभाग एक होने से विभाग की कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी। और इसमें आप सभी जानते हैं कि जिला अस्पताल, कॉलेज और इनके बीच में तालमेल नहीं होता था, पर अब सभी जवाबदारी एक ही प्रमुख सचिव और माननीय मंत्री जी के पास रहेगी। तो उन्होंने बताया कि इससे जो हम चर्चा कर रहे थे उसी बात को दोपहर में कैलाश जी ने मीडिया से बात करते हुए इस बात का जिक्र किया कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब हम पहुंचते हैं रघुवर जी के पास। रघुवर जी, इस पूरे मामले में जो ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल हैं, जो जिला स्तर के चिकित्सालय हैं, जहां जिला चिकित्सालय हैं वहां मेडिकल कॉलेज की अब सरकार ने घोषणा की कि हर जिले में एक एक मेडिकल कॉलेज होगा, तो वो तो चीज़ें थोड़ी सुधर जाएंगी, लेकिन उसमें वक्त लगेगा। अब सीधी सी बात है कि जिला स्तर के अस्पतालों की भी बेहतरी हो सकती है, क्योंकि वहाँ मेडिकल कॉलेज का जो मामला है वो अपने चिकित्सकों को वहाँ भेजेगा, जहाँ कमी है उसकी पूर्ति करेगा। और उसके साथ साथ जो सामुदायिक चिकित्सा है भवन है, जिसे हम कहेंगे ब्लॉक लेवल पर, वहाँ भी स्थिति सुधरेगी, ऐसी इस पूरे मामले में उम्मीद करनी चाहिए। आपकी राय, आप क्या सोचते हैं? जी राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से और पूरे आपके जो कोलीग्स हैं उनको, पूरे प्रदेश की जनता को, लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर और रामलला की प्रतिष्ठापना के लिए। और जैसा कि अभी आपने बताया और कैलाश साथ में एक चीज और जोड़ देना चाहिए। सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न से नवाजा है। ये घोषणा आज हुई है। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे वर्ग से आते थे जो कमजोर वर्ग था, मुख्यमंत्री बने बिहार जैसे राज्य में, और उसके साथ साथ उनका जीवन बड़ा सादगी से भरा था, और उनके लिए सरकार ने भारत रत्न देने का फैसला किया है। ये भी एक बड़ी बात है। जी रघुवर जी, बात करिए। जी, तो आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो बातें अभी आपने सुनवाई है, कहा है, उसमें एक चीज और मैंने उनका जो वीडियो है वो सुना था। वो जैसे जल प्रदूषण जो होता है, कहीं भी किसी भी प्रकार से जो जल प्रदूषण किया जाता है जी, तो इस तरह के जो प्रकरण है, वो प्रकरण अभी तक न्यायालयों में जाते थे और वहीं से फैसला होता था, जिसमें बहुत वक्त लगता था। अब उनका ये कहना है कि इस तरह का भी विचार किया जा रहा है कि ये जो अधिकार है फैसला देने का, कार्रवाई करने का, वो संबंधित अधिकारियों को ही दिया जाएगा। इस तरह का उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है वीडियो दिया है जी। तो इससे मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से एक तो जवाबदेही तय होगी और अधिकारियों को भी त्वरित गति से काम करने का एक मौका मिलेगा। बात लेकिन फिर वही आ जाती जो आपने भी जिक्र किया था कि हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या नीचे के लेवल के जो अस्पताल हैं,
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है जी। उनके बीच तालमेल कैसे बेहतर हो। आपको शायद याद होगा कि जब अभी पिछले कार्यकाल में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे तो जिला अस्पताल की अव्यवस्थाओं को लेकर भी काफी लंबे समय से खबरें आती रहती थी और काफी विवाद भी होते थे, और इसी दौरान इसी के चलते उन्होंने मेडिकल कॉलेज की जो घोषणा की थी वो बुधनी के लिए कर दी थी। अब आप देखिए कि जो विसंगति है वो यही है कि बुधनी में मेडिकल कॉलेज होगा, जिला मुख्यालय पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, बाकी दूसरे अस्पताल है, तो तालमेल कैसे बैठेगा। और आज भी मैं समझता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को तो छोड़ दीजिए, हर जिला मुख्यालय पर जिला अस्पतालों की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है। शायद इसीलिए आप देखिए कि जो भी मरीज है वो ज्यादातर प्राइवेट। लेकिन रघुवर जी, आपको तो इस बात पर खुश होना चाहिए कि कम से कम ये परंपरा शुरू हुई कि जिले स्तर से उतरकर ब्लॉक स्तर पर भी मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है। हालांकि देश में ये पहला उदाहरण है कि जहां जिले को छोड़कर ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर मेडिकल कॉलेज खुला है। ये एक शुरुआत में आपको, हम सबको लग सकता है कि बड़ा अजीब है, लेकिन ये अच्छी शुरुआत है, इसको पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ब्लॉक लेवल तक भी मेडिकल कॉलेज होंगे तो फिर जो ग्रामीण चिकित्सा की व्यवस्था है वो सुधर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये बड़ा फैसला था, एक तरह से इसके लिए बड़े दिल की भी ज़रूरत थी और बहुत सारी आलोचना, जैसा आपने भी कहा, उसको सहने के लिए भी आदमी को मजबूत होना पड़ेगा। तो बुधनी में अगर मेडिकल कॉलेज खुला है तो उसकी जो सरहद है वो होशंगाबाद से मिलती है। जिला बहुत पास में होशंगाबाद और मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मुझे लगता है कि ज़िले से हटकर तहसील में मेडिकल कॉलेज खोलने की एक शुरुआत हुई है। उम्मीद करना चाहिए कि अब जिलों से हटकर, हालांकि अभी तो जिले खुद मोहताज है मेडिकल कॉलेज के लिए, लेकिन ये शुरुआत है। जब इसकी संख्या बढ़ेगी तो हो सकता है कि प्राइवेट कॉलेजेस ज़रूर मेरे ख्याल से तहसील स्तर पर बनेंगे। कई तहसीलें, भूपेश जी, बहुत बड़ी बड़ी तहसीलें हैं जो ज़िले का एक तरह से रुतबा रखती हैं, लेकिन वो तहसील के लेवल पर काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा फैसला था। रघुवर जी, इस पर आपको खुश होना चाहिए। आपके ज़िले का मामला है और आपके ज़िले की तहसील में मेडिकल कॉलेज है। जी, जल्दी से बात पूरी करें। राघवेंद्र जी, कहना चाहूँगा जी कि भोपाल जब जिला नहीं था, सीहोर जिला था जी, तब भोपाल की हुजूर तहसील में मेडिकल कॉलेज खुला था, जो आज जीएमसी के नाम से हम जानते हैं। बिल्कुल। रघुवर जी, जल्दी से पूरी करें। फिर आपकी बात में भूपेश गुप्ता जी ने कहा कि भोपाल तो तहसील हुआ करता था सीहोर जिले की, और यहाँ मेडिकल कॉलेज था। जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वो दौर चला गया जब भोपाल जैसा जो है महत्वपूर्ण जो एक अब राजधानी हो गई है, वो कभी भोपाल रियासत के दौरान में और बाद तक जो है वो तहसील हुजूर के नाम से सीहोर में रहा। लेकिन विकास की आप जब बात करोगे तो पता ये चलेगा कि विकास तो जो है सीहोर से ज्यादा बुंदी नसरुल्लागंज क्षेत्र में हुआ। जिला मुख्यालय तो आज भी पिछड़ा हुआ है। तो इस तरह की विसंगति ना हो, विकास के लिए अगर मेडिकल कॉलेज वहाँ खुला है तो उसका विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ विसंगति का है, जिसका लाभ सभी को मिलना चाहिए, पूरे जिले भर को मिलना चाहिए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि उसमें सुधार की और कसावट की जरूरत है। हर जिले में या ब्लॉक में अगर इस तरह से मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट खोलती है तो ये तो स्वागत है, स्वागत करना चाहिए। रघुवर जी, दरअसल सरकारी सारा काम नहीं करेगी, अब तो प्राइवेट सेक्टर भी इसमें बहुत काम कर रहा है। तो हो सकता है कि कोई प्राइवेट सेक्टर का बड़ा आदमी सीहोर में कॉलेज खोल दे तो वहाँ भी कॉलेज खोल सकता है। तो ये बहुत सारी माने संभावनाएं बहुत हैं। भूपेश जी, मैं राघवेंद्र जी इसमें एक ही और कहना चाह रहा था जी। एक तो ये प्रशासनिक निर्णय है सरकार का, बहुत सराहनीय है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे जब ये दो विभागों को एक किया सरकार ने, तो उसी तरह उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कृषि और उद्यान की, बिल्कुल, अब दोनों चोली दामन का साथ है। एक दौर ऐसा था जब हमारे देश में मंत्रिपरिषद की संख्या में कोई रोक नहीं थी और राजनीतिक तौर पे बहुत बड़ी संख्या में मंत्री हुआ जा करते थे। अब सरकार ने उस पर रोक लगाई है, 15% की सीलिंग है, और उसी के हिसाब से जब मंत्री ज़्यादा बनते थे तो विभाग ज़्यादा बन जाते थे। कई सारे विभागों को तोड़ा गया। पहले कृषि और उद्यान की एक ही विभाग था। अब जब सरकार इस तरह नवाचार कर रही है प्रशासनिक सुधार के लिए, कसावट के लिए और ज़्यादा जनोन्मुखी होने के लिए इस तरह के प्रयास कर रही है, तो मैं तो समझता हूँ आज की डिबेट के माध्यम से सरकार इस पर निर्णय कर ले। कृषि और उद्यान की है, पर्यटन और संस्कृति है, जल संसाधन और नर्मदा घाटी है, पंचायत एवं समाज कल्याण है। ऐसे बहुत सारे विभाग हैं जिनको सिंक्रोनाइज करके आपस में जोड़ के विभागों की संख्या कम की जा सकती है। और जब जब आप कम करेंगे
गुड गवर्नेंस का एक बहुत अच्छा मॉडल आपके सामने आएगा। बिल्कुल। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये सारी जो व्यवस्था है, ये एक समय था, ठीक है, पॉलिटिकली आप विभागों को तोड़ते चले गए, लेकिन अब जब इस पर सीलिंग हो गई है मंत्रियों की संख्या में, और इसमें भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछली जो सरकार थी, इसके पहले कमलनाथ की सरकार थी, उन्होंने एक प्रयोग किया था, सारे मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बना दिया था। अब वो कितना सफल असफल था ये राजनीतिक रूप से ये लोग जाने, लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार के 34 मंत्रियों में से 12, 15, 18 लोग ही कैबिनेट मंत्री हो पाते हैं जी। इस तरह एक एक कैबिनेट मंत्री के पास 2-2, 3-3 विभाग होते हैं, और अल्टीमेटली उसके वो अपने अपने क्षेत्र से, जहाँ से वो विधायक आते हैं, क्षेत्र की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है, प्रभार के ज़िले की जिम्मेदारी है, पार्टीगत जिम्मेदारियाँ हैं। तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होने के कारण वो किसी एक जिम्मेदारी के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाते। बिल्कुल। अगर एक मंत्री के पास एक विभाग होगा और उसमें शासन से लेकर डायरेक्टरेट तक और नीचे जिले तक, ये अगर व्यवस्था होगी तो ज़्यादा चाकचौबंद होगा और जनता के साथ सही मायने में न्याय हो पाएगा। बिल्कुल। और ये तो जो आपने कहा कि राजनीतिक तुष्टिकरण था, ज़्यादा मंत्री बना दो, लोग जो असंतुष्ट है वो मंत्री का तमगा ले लेंगे और अपने छोटे छोटे से, अब पशुपालन है, मछली पालन है, इस तरह के छोटे विभाग अब करेंगे तो मंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी। जी, जल्दी से खत्म करें। हाँ बिल्कुल, आपका बिल्कुल सच कहना है। कई सारे विभागों को, जैसे अब आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग है, पहले एक ही विभाग होता था, इसमें पिछड़ा वर्ग डायरेक्टरेट भी इसी में शामिल था। अब बाद में अलग अलग मंत्रियों को ओबलाइज करने के लिए वन और पर्यावरण कर दिया। पर्यावरण अलग वन एक ही होना चाहिए कायदे में, तो ये चीज़ें को रिलेट कर रही हैं। जी। और इसी तरह पर्यटन और संस्कृति अब आपस में बिल्कुल को रिलेट करती हैं। पर्यटन की गतिविधियां बढ़ेंगी, सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ेंगी, चीज़ें एक होती थी। तो सरकार अगर चाहेगी, अगर इस पे आगे काम करती है, ये सरकार का चूंकि बिल्कुल शुरुआती सुधार हो तो पूरे मन से हो और पूरी गति से हो, ताकि रिजल्ट ठीक आए। समय की कमी है। राहुल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बहुत संक्षेप में? राहुल जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हम संपर्क दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी राहुल जी आवाज सुन पा रहा तो जरूर बात करिए। रघुवर जी, कोई आपकी टिप्पणी इस पूरे मामले में? क्योंकि विकास और जिम्मेदारी तय करनी है तो फिर महकमे छोटे करने के बजाय जिम्मेदारी करते हैं, ताकि किसी को कुछ बचने की गुंजाइश ना हो, क्योंकि नौकरशाही बहुत अपनी चमड़ी बचा के काम करती कई बार। इस पर आपकी राय? जी, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, वो इसी बात पे ज्यादा गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं कि जो अफसरशाही है, जो अभी तक बिना नकेल की मानी जा रही थी, उस पर नकेल कसने का उन्होंने पूरा मन बना लिया है। और आज ही आपने एक खबर सुनी होगी कि एसडीएम ने जो है कुछ लोगों के साथ बड़ी बर्बरता पूर्वक लाठियों से पिटाई की थी, उसे तुरंत सस्पेंड कर दिया है। रिश्वतखोरी के मामलों में भी इसी तरह की बातें आ रही हैं, उनके द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की बात आ रही है। बिल्कुल रघुवर जी, तो उम्मीद करनी चाहिए कि ये स्थितियां और आगे होंगी और तेजी से सुधार होगा। हमारे साथ राहुल जी का संपर्क जुड़ गया। राहुल जी, कोई आपकी अंतिम टिप्पणी इस पर? एक चीज तो कहना चाहूंगा राघवेंद्र जी कि ये जो प्रयोग हो रहे हैं ये सार्थक है, लेकिन इनमें कोऑर्डिनेशन बिठाने की जरूरत है। उनको बहुत जिम्मेदारी के साथ में और बहुत अलग तरीके से एक पूरा मैप बना करके इसमें काम करना पड़ेगा, तब जाकर के स्थितियां सुधरेगी। क्योंकि मेडिकल कॉलेज खोल देने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। मेडिकल कॉलेज के साथ में बहुत सारी चीजें जुड़ी होती हैं। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेडिकल कॉलेज खोल दीजिए। आपको याद होगा राघवेंद्र जी कि जो एमबीबीएस जो बच्चे करते थे, उनके साथ में 2 साल का सरकारी नौकरियों के लिए बॉन्ड भराया जाता था। वो धीरे धीरे शिथिल होता चला गया। राहुल जी, समय की कमी है, मैं फिर कभी आपसे और विस्तार से बात करेंगे। कोई टिप्पणी आप बोल रहे हैं बीच में? मैं 2-3 वाक्यों में। सरकार इस मुद्दे पे, प्रशासनिक सुधार के मुद्दे पे एक आयोग गठित करे, 3 महीने के भीतर उससे रिपोर्ट्स ले, और बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स अननेसेसरी बने हुए हैं उनको मर्ज करे। बिल्कुल, आयोग भी ऐसा ना हो कि वो सफेद हाथी हो जाए। समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट दे, अपनी जो भी उसकी जिम्मेदारी उसको पूरा करे, और सरकार भी उस पर समय सीमा के भीतर अमल करे आयोग की रिपोर्ट पर। तो ये बहुत सारी बातें अभी तो हमें लगता है कि डॉक्टर मोहन यादव ने काम करना शुरू किया। लोकसभा चुनाव के बाद वो और गति पकड़ेंगे, ऐसी उम्मीद करनी चाहिए। तो कह सकते हैं कि
मध्य प्रदेश में नौकरशाही के मामले में, गुड गवर्नेंस के मामले में आने वाले दिन अच्छे हो सकते हैं। मैं रघुवर जी आपका साधुवाद करता हूँ, राहुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भूपेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।